वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सी ए चिन्मय पाठक एंड आज हमारा डे 11 है। डे 11 10 दिन हो चुके हैं, हम रोज 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं। 40 क्वेश्चन अब तक हम लिख चुके हैं और आज हमारा डे 11 है। मैं आप सब लोगों को जो मुझे 50 to 60 स्टूडेंट्स एवरी डे भेजते हैं अपने आंसर्स लिख के, मैं आप सब लोगों को हैट्स ऑफ करता हूँ। मेरा दिल से आप लोगों को सैल्यूट है कि आप इतने कमिटेड हो अपने लॉ को इम्प्रूव करने के लिए और आप इस तरीके का भरोसा मुझ पे रख रहे हो। देखिए, दिस इज़ डे 11 एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कुछ करते जा रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर रहे हैं और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ हम हमारे जो आंसर राइटिंग के छोटे छोटे प्रेजेंटेशन की चीज़ें होती है उनको भी हम क्लियर कर रहे हैं, उनको भी हम ध्यान दे रहे हैं। एंड इसी के साथ इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम शुरू करने वाले आज का डे 11। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस ग्रैंड डे 11 ऑफ आवर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और आज से हमारा शुरू होने वाला यूनिट 4 एंड यूनिट 5 द इंडियन कॉन्टेंट एक्ट। तो यूनिट 4 का आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 41 मेरे सामने है, जो कि कहता है थियोरेटिकल क्वेश्चन है। कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। 2001 में आया था, मई में। स्टेट द रूल्स ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स व्हेन द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डेट्स इज इंडिकेटेड, द ऑर्डर इज नॉट इंडिकेटेड। 10 मार्क का क्वेश्चन है गाइज, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, दो चीज़ों में बटा हुआ है। बात करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के। देख लेना कैसे होता है। एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर बी ने ना मिस्टर ए को पहले कभी तो भी 10,000 के गुड्स बेचे थे। कितने? 10,000 के। फिर बाद में 20,000 के गुड्स बेचे थे। फिर बाद में 30,000 के गुड्स बेचे थे, सेल किए थे। ओके, अब मिस्टर ए क्या करता है, पे करते वक्त है ना, पहले इसको दे देता है 15,000 रुपीज़। तो अब इस 15,000 में से 10,000 के लिए पैसा दिया, 20,000 के लिए दिया या 30,000 के लिए दिया, ये कैसे समझेगा? मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन हुआ था 1 अप्रैल को, ये हुआ 31 मई को, ये हुआ 31 दिसंबर को। तो कैसे पता चलेगा ये सब? तो इसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन, कि 15,000 में से सर 10,000 इसका है, 5,000 इसका है, या पूरे 15,000 इसके है, इसका कुछ भी नहीं है, वॉट एवर इट इज, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अप्रोप्रिएशन। अब इस अप्रोप्रिएशन के बारे में हमें बात करनी है, बताना है। तो एक केस होता है जब ए पैसे भेजते हो, बी को बोलता है भाई ये 15,000 में से 15,000 पूरे 20,000 के लिए है, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं। तो दैट इज इंडिकेटेड, बताया हुआ होता है। जब बताया हुआ होता है तो जैसे बताया वैसे का वैसे ही लिखना है, उसमें आपको कुछ भी चेंजेस आप कर नहीं सकते। दूसरा होता है कि नॉट इंडिकेटेड, जब बताया नहीं होता। तो जब बताया नहीं होता तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि बी की मर्जी रहेगी, इट विल बी हिज ओन डिटर्मिनेशन कि उसको कैसे उसको एडजस्ट करना है। वो 15,000 को इसके अगेंस्ट कर सकता है, इसके अगेंस्ट कर सकता है, इसके अगेंस्ट भी कर सकता है। अब इसमें आप बोलोगे सर ये बताने की क्या ज़रूरत है, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब इन जनरल भी ऐसे ही होगा ना? तो ऐसा नहीं होता बेटे। इन जनरल क्या होता है कि मान लीजिए ये वाला डेट बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया, बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। मैंने आपको बोला था कि कोई भी पैसा अगर हमको दे नहीं रहा है, पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो 3 साल के अंदर केस डाल दीजिए, वरना वो लिमिटेशन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद आप उसके ऊपर केस नहीं फाइल कर सकते। तो अगर ऐसा केस है ना आपका, तो वहाँ पे फिर बी जो है, तो क्योंकि ये वाला डेट बार्ड बाय लिमिटेशन है, तो 15,000, अब मान लीजिए सेकंड केस है कि इन्हें बताया नहीं पैसे का आप एडजस्ट करने, तो बी 15,000 में से 1 रुपये भी आप एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाती है और इसीलिए ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ सेक्शंस कम इनटू प्ले हियर। तो वो सेक्शंस कौन से होते हैं हम एक बार देख लेते हैं। पहले तो हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें एक नॉर्मल आंसर थ्योरेटिकल वे में लिखना है, जिसमें हमको लिखना है नॉर्मल रूल क्या होता है। सेक्शन नंबर 59 यहाँ पे प्ले में आ जाता है। सेक्शन 59 ये बताता है कि अगर बहुत सारे डेट्स है और बताया गया है कैसे एडजस्ट करना है तो वैसे एडजस्ट कीजिए। एक सेक्शन 60 आ जाता है कि बताया नहीं है कैसे एडजस्ट करना है, तो फिर क्या करना है, अपना डिटर्मिनेशन यूज़ करना है, लेकिन बार्ड बाय लिमिटेशन डेट के अगेंस्ट आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले लिखता हूँ नॉर्मल रूल होता है। नॉर्मल रूल में क्या होता है कि जब भी कोई बंदा किसी को पेमेंट करेगा तो उसको बताएगा कि इस पेमेंट को कैसे किस किस रेट के एडजस्ट करना है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो क्या बताया गया है ये हमको लिखना है, ठीक है। सेक्शन 59 को कोट करेंगे। सेक्शन 59 को कोट करने के बाद हम उसमें बताएंगे कि जब आप सेवरल डेट्स किसी को ओ करते हो और जब वो करने के टाइम पे आप जो उसको पे करते हो, तो आपने अगर उसको बताया है कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्रोप्रिएट करना है, तो वैसे ही करना चाहिए। उस केस में आप कुछ भी उस अल्टरनेटिव नहीं रहता। लेकिन सेकंड केस जो होती है सेक्शन 60 वाली केस, जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो और बताते नहीं हो कि किस डेट के लिए पेमेंट किया जा रहा है,
तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ओमिशन हो चुका है डेटर के एंड पे कि बताया नहीं कैसे करना है, तो फिर क्या करेगा जो क्रेडिटर है अपना ओन माइंड अप्लाई करेगा, अपना ओन डिटर्मिनेशन अप्लाई करेगा। लेकिन ये सब करते हुए उसको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो डेट बार बाय लिमिटेशन हो चुका है उसको हम अगेंस्ट इसको नहीं अप्लाई कर सकते। याद रखना ये चीज़, और बस दैट इज़ बेसिक चीज़ जो यहाँ पे हमको लिखनी है। तो हम लिखेंगे एज अ, लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ, एज अ नॉर्मल रूल whenever a debtor owes several debts to a creditor, then on making payment he indicates how the payment is to be applied oblique appropriated. This is a normal rule. However, if the debtor omits such indications, मतलब बताता ही नहीं कि क्या करना है, then following provisions comes into play. एक बेसिक चीज़ यहाँ पे बताई गई है, एक बेसिक हमने बात करी यहाँ पे, बस यही उसका एक मोटा मोटा रहने वाला है। ओके, जस्ट अ मिनट। लिखेंगे एज पर सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो अंडरलाइन कर दूंगा मैं क्योंकि मैंने लिखा है ना, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर अ डेटर, एक डेटर क्या करता है, सेवरल डेट्स ओ करता है किसी पर्सन को, ओइंग सेवरल डेट्स टू अ पर्सन, यहाँ पे आगे वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा, तो मेक्स अ पेमेंट टू हिम, मेक्स अ पेमेंट टू हिम। फिर आगे क्या होने वाला है, वो इंडिकेशन देगा, एक्सप्रेस इंटीमेशन देगा, या फिर सरकमस्टेंसेस ऐसे हैं कि पेमेंट को कैसे अप्लाई करना है, जैसे बता के रखा है उसने कि भाई पैसे देने वाला हूँ ना भाई, तो जो सबसे पहला डेट है उसको ही अप्लाई करो। तो एक्सप्रेस इंटीमेशन देने वाला है, तो टू हिम विथ एन एक्सप्रेस इंटीमेशन, विद एन एक्सप्रेस इंटीमेशन, और सरकमस्टेंसेस ऐसे है कि जिसमें पेमेंट को कैसे अप्लाई करना है समझ में आ रहा है, और अंडर सर्कमस्टेंसेस, क्या बोला मैंने, सर्कमस्टेंसेस कैसे इंप्लाई कर रहे हैं कि पेमेंट को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सो पेमेंट इज टू बी और अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेट। सो इंटीमेशन और अंडर सर्कमस्टेंसेस इम्प्लाइंग दैट द, इम्प्लाइंग क्या कर रहा है, पेमेंट इज टू बी, और या तो अप्लाई करो या फिर अप्लाई ही होने वाला है, इज टू और अप्लाइड फॉर स्पेसिफिक डिस्चार्ज ऑफ डेट, जो स्पेसिफिक डेट्स है हमारा, 4 में से पहले 2 पहला एक, उसी को अप्लाई होने वाला है, तो लिखे उसको लिखेंगे अप्लाइड फॉर डिस्चार्ज ऑफ स्पेसिफाइड डेट्स। बताया गया है कि इसी को अप्लाई करना है, तो जो पेमेंट है अगर वो एक्सेप्ट किया जाता है क्रेडिटर से, क्रेडिटर अगर उसे पेमेंट लेता है तो उसको उसी हिसाब से अप्लाई करेगा। ठीक है, फॉर डिस्चार्ज ऑफ स्पेसिफाइड डेट्स तो हम लिखेंगे द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, जैसे बोला गया वैसे के वैसे। देखो कैसे आसान भाषा में एक एक चीज़ को हमने कन्वर्ट करके हमारी भाषा में हमने उसको ट्रांसलेट करके लिखने का ट्राई किया, तो ऐसे ही लॉ किया जाता है, लॉ कभी लर्न नहीं होता। तो हम लिखेंगे 10
in the instant case if the debtor has given, क्या बोलते हैं उसको, इंटीमेशन regarding appropriation of debts, then such payments shall be appropriated accordingly। तो ये है, उसमें हम लिख सकते हैं, इसे हमको लिखना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये जो फर्स्ट वाला है ना, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डेट्स इज इंडिकेटेड, तो फर्स्ट वाला पार्ट ये वाला था, तो हम इधर से फर्स्ट वाला लिख देंगे। राइट नाउ सेकेंड पार्ट। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दिस सेकेंड पार्ट आई जस्ट वांट टू डिक्लेयर समथिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मार्च मेरे 2 टेस्ट सीरीज शुरू होने वाले पैरेलल। वन इज ₹199 टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स यू विल बी एबल टू गिव मी पेपर्स। आपको क्वेश्चन पेपर सेंड किया जाएगा। आप जब भी, आपको मई 2025 के अटेम्प्ट तक जब भी टाइम मिले, आप इसका आंसर लिख के मुझे भेज सकते हो। विद इन 48 आवर्स आपको चेक करके मिलेगा आपके पेपर्स विद डिटेल्ड कमेंट्स। दिस इज 199 प्लान एंड सेकेंड इज ₹50 प्लान, जिसमें आपको सिर्फ लॉ का पेपर मिलेगा, और ये भी आप जब चाहें तब अप्लाई करिए और आप इसको सॉल्व करके भेज सकते हो। आई एम सेइंग दिस, आई एम टेलिंग दिस नाउ बिकॉज 20 मार्च को मैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके 2 या 3 दिन में मेरे स्लॉट्स फुल हो जाएंगे। आफ्टर दैट आई वोंट एक्सेप्ट एनी पेपर, क्योंकि मेरा बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, तो आइडियली सब फुल हो जाते हैं मेरे स्लॉट्स। नाउ द सेकंड केस, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द सेकंड केस होता है जब इंडिकेशन नहीं होगा। इन द सेकंड केस वेयर no indication is provided by the debtor, then section 60 of the Indian Contract Act comes into play। ये अभी खेलने में आ जाता है पूरा सेक्शन 60। तो सेक्शन 60 क्या कहता है, लिखेंगे कैसे, पहले सेक्शन 60 की लैंग्वेज कैसे याद करेंगे। तो सेक्शन 60 एकदम आसानी से कहता है कि जब भी किसी डेटर ने ओमिट कर दिया है बताना, या फिर वहाँ पे जैसे ऊपर सर्कमस्टेंसेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयर आर नो सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग कि कौन से डेट को पेमेंट अप्लाई करना है। तो क्रेडिटर क्या कर सकता है, जो पैसा मिला है वो उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उस पैसे को अप्लाई कर सकता है, लॉफुल डेट को अप्लाई कर सकता है, उसी डेट को अप्लाई कर सकता है जो बार्ड बाय लॉ नहीं है। ठीक है, एंड पेबल टू हिम हम बोलेंगे फ्रॉम द डेटर वेदर इट्स रिकवरी इज और इज नॉट बार्ड बाय लॉ। एक ध्यान में रखिए आप कि लिमिटेशन एक्ट जो होता है उसके अंदर ये नहीं आना चाहिए। तो जो आपका सवाल रहता है ना कांस्टेंट कि सर कैसे लॉ को याद करें, तो ऐसे ही इसको कन्वर्ट करके याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे रिवाइज करवाना चाहूँगा आप लोगों को, जो शायद मैंने पहले स्टार्टिंग में शायद मैंने गलत बोली थी, कि जब भी हमको किसी से पैसा मिलना होता है, तो मान लीजिए ए को बी को, चलो 3 ट्रांजैक्शन है, चलो पहले 10,000 के गुड्स बेचे थे, फिर 15,000 के बेचे थे, फिर 20,000 के बेचे थे। 3 ट्रांजैक्शन है। 10,000 वाला है ना, बार्ड बाय लिमिटेशन है, बार्ड बाय लिमिटेशन है, मतलब 3 साल हो चुके हैं। अब ए ने जब इसको 30,000 रुपये दिए तो बताया ही नहीं कि ये किसके लिए दिए हैं। अब आइडियली मुझे बताओ, मिस्टर बी जो है, आप हो मान लो, तो आपको तो पता है कि 15,000 और 20,000 का पैसा नहीं मिलेगा, तो केस दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जो बार्ड बाय लिमिटेशन है 10,000, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब ए ने बताया ही नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे, पहले 10,000 यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। लेकिन मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बार्ड बाय लिमिटेशन होगा तो हम वहाँ पे डेट को अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल अनलेस सामने वाला स्पेसिफिकली बोलता है। तो ये यहाँ पे आ जाता है सेक्शन 60। सेक्शन 60 कहता है कि क्योंकि ए ने क्लैरिटी ही दिया नहीं है मिस्टर बी को, और क्योंकि मिस्टर बी के पास पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो आइडियली वो पहले बार्ड बाय लिमिटेशन वाले डेट को अप्लाई करेगा। और इसी कारण हम लिखेंगे कि जब भी हम किसी को पैसा देंगे और बताएंगे नहीं कि ये वाला पैसा किस डेट को अप्लाई करना है,
तो वो उसकी मर्जी से अप्लाई कर सकता है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिसको अप्लाई कर रहा है वो डेट बार्ड बाय लिमिटेशन है कि नहीं है। तो मान लीजिए कोई डेट 3 साल पुराना है लेकिन उसको उसके भी अप्लाई करना है तो वो कर सकता है। देयर आर नो लिमिटेशंस टू इट एज पर सेक्शन 60, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा ऐसा होता है, वो एक जनरल सर्कमस्टेंस होता है, वो एक जनरल सेंस में होता है। एज पर लिमिटेशन एक्ट वो होता है, लेकिन सेक्शन 60 यहाँ पे हमको बचाता है, क्रेडिटर को बोलता है आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि डेटर ने बताया हुआ नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे डेट को अप्लाई करना है। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट वाला मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेक्शन 60 का, तो हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 60 व्हेन अ डेटर ओमिट्स, क्या करता है, ओमिट कर रहा है, व्हेन अ डेटर ओमिट्स टू इंटीमेट और देयर आर नो सर्कमस्टेंसेस indicating where the payments should be applied, then in such case the creditor will appropriate the payments as per his own discretion, अपने डिस्क्रिशन से करेगा। और फर्क पड़ेगा क्या, बैक कॉमा करके, whether the debt is recoverable or not recoverable as per the limitation act। बेसिक ये नहीं लिखा, whether as per the limitation act, that's it। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 in the second case the creditor is free to apply the payments to any of the dates based on his discretion, अपनी इच्छा अनुसार वो करेगा और इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। लास्ट पॉइंट इसमें आएगा कि एक ही दिन पे सारे डेट्स दिए हुए, एक ही दिन पे, मतलब 1 मार्च को बी ने ए को 10,000 का बेचा, 20,000 का बेचा, 30,000 का बेचा। अब ए इसको दे रहा है 10,000 रुपये, तो क्या करेंगे सर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ इंटीमेशन हो नहीं हो, इस 10,000 को, इंटीमेशन है तो बात अलग है, इंटीमेशन है कि पहले का है तो 10,000 को अप्लाई करेगा, इंटीमेशन दूसरे का दूसरे को, लेकिन कुछ भी नहीं है और एक ही दिन पे ट्रांजेक्शन हो तो 10,000 को वो इसके प्रपोर्शन में करेगा। इसका रेशो क्या है, 1:2:3, तो इसमें वो उसको इक्वली बांट देगा जो भी उसका रेशो है। ठीक है, प्रपोर्शनेटली करेगा। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, लास्ट पॉइंट, हाउएवर इन केस where the dates are created on a single day and no intimation has been given by the dater, then creditor should apply such payments proportionately। इसको अंडरलाइन करेंगे, सिंगल डे को अंडरलाइन करेंगे, सेकंड केस में पेमेंट्स टू एनी डिस्क्रिप्शन करेंगे, सेक्शन 60 को अंडरलाइन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे भी आपको कुछ इंस्टेंट केस में क्या हो रहा है, appropriation of debts appropriated accordingly, that's it from my end for this question number 41।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42। रिसेशन एंड अल्टरेशन के बीच में डिस्टिंग्विश करिए। अब आप बोलो कि सर ये रिसेशन और अल्टरेशन तो सेम ही दिखता है। नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें लिखा है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को कार बेचेगा, येलो कलर की पेट्रोल कार जिसका नंबर XYZ है, 10 लाख रुपए का। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है ए एंड बी के बीच में, सेम कार, येलो, पेट्रोल, XYZ, 10 लैक्स। यहाँ पे लिखा है 31 मार्च को पेमेंट होगा, यहाँ पे भी लिखा है 31 मार्च को। अब बाद में क्या होता है, ए और बी के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है, तो ए और बी ये कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, या वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है, नहीं गाड़ी देता ना भी पैसे देता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कहेंगे रिसेशन। या ए एंड बी अब बोलते कि नहीं यार येलो नहीं, अभी ना पूरा नया दूसरा रेड कार बेचेंगे 10 नहीं 12 लाख के लिए, तो आपने तो मेन ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा रेड कार और 12 लाख के लिए। तो अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के मेन टर्म्स को बदल देते हो, कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर देते हो, खराब कर देते हो, जब सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करते हो, तो पार्शियल रिसेशन भी उसमें होता है। मतलब क्या सर, मैं आगे बताता हूँ, फिलहाल के इतना याद रखो कि कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हो, कुछ टर्म्स उसमें चेंज कर देते हो, तो उसको कहा जाता है रिसेशन। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं 31 मार्च की जगह 1 अप्रैल को पेमेंट दे देना, या 1 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल को पेमेंट दे देना, तो आपने बाकी का मेन मुद्दा तो सेम रखा ना, सिर्फ डेट्स चेंज करी, तो इसको कहते हैं अल्टरेशन। अल्टरेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जीवित रहता है, रिसेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अब रिसेशन जो होता है ना, वो पार्शियल भी होता है और फुल भी हो जाता है। पार्शियल मतलब क्या, पहले तो एक याद रखना, रिसेशन जब भी होता है तो मान लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है, मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। पार्शियल कब होता है? जब आप पार्शियल कंडीशंस चेंज करते हो, थोड़े फार कंडीशंस आप चेंज करते हो, लेकिन और उसकी जगह कुछ नए कंडीशंस लेके आते हो। जैसे यहाँ पे आपने लिखा येलो कार की कट करके आपने लिखा रेड कार, 10 लाख की जगह आपको कट करके लिखा 12 लाख, तो इसको कहते हैं पार्शियल। पूरा कैंसिल कर दिया, ना कार बेचनी है ना कुछ करना है, नथिंग, तो इसको कहते हैं कंप्लीट या फिर फुल रिसेशन। तो रिसेशन का मतलब ही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अल्टरेशन मतलब आप सिर्फ पुराने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करते हो, तो अल्टरेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट जीवित रहता है। तो इस हिसाब से हमको अभी थोड़ा सा डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है, तो करते हैं, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, लगता है थोड़ा सा टफ सुनने में देखने में, लेकिन इतना कुछ टफ ये चीज़ है नहीं। डिस्टिंग्विश लिखा है लेकिन फिर भी हम इसको पैरा में लिखेंगे, इसके 2 रीजंस हैं। पहला, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो टी टेबल ड्रॉ करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो पहले मैं रिसेशन के बारे में बता देता हूँ। मैं 4-5 पॉइंट लिखने वाला हूँ, बता देता हूँ पहले। रिसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन, पार्टीज म्यूचुअली एग्री करती है कि हम कुछ टर्म्स को चेंज करेंगे और इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हो, वैसे ही पड़ा है कॉन्ट्रैक्ट, तो हो जाता है रिसेशन, मतलब रिसेस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। रिसेशन टोटल या पार्शियल भी हो सकता है, थोड़े से चेंज करके नए टर्म्स डाल रहे हो पार्शियल हो जाएगा, पूरे टर्म्स चेंज कर रहे हो, पूरे टर्म्स खत्म कर रहे हो तो कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है रिसेशन। अल्टरेशन में मैं क्या लिखूंगा, मैं आऊँगा तब बताऊँगा, पहले रिसेशन की 5 पॉइंट लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे रिसेशन मीन्स पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। रिसेशन मीन्स कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इफ पार्टीज म्यूचुअली एग्री टू चेंज टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, then it is called rescission of contract। लिखेंगे under rescission contract is discharged। फिर हम लिखेंगे also if a contract is not performed for a longer period of time by both parties, then the contract is rescinded। कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाता है।
और हम लिखेंगे रेसिशन कैन बी पार्शियल और कंप्लीट। रेसिशन पार्शियल भी हो सकता है सर और कंप्लीट भी हो सकता है। फिर हम लिखेंगे अल्टरेशन के बारे में। अल्टरेशन के बारे में सर क्या लिखना है? अल्टरेशन मतलब क्या होता है पहले तो बता देता हूँ। रेसिशन जो होता है ना सेक्शन 62 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 62 में लिखा हुआ है। मैंने सेक्शन नंबर यहाँ पे कोट नहीं किया बट सेक्शन 62 में लिखा हुआ है। अल्टरेशन क्या होता है सर? पुराने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सब टर्म्स चेंज कर रहे हो सारे पार्टनर्स के कंसेंट से, पार्टीज के कंसेंट से, और अल्टरेशन से पुराने टर्म्स डिस्चार्ज हो जाते हैं, नए टर्म्स आ जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कभी डिस्चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो हम लिखेंगे अल्टरेशन ऑन द अदर हैंड is simply change in terms of contracts with consent of all parties. Here the old contract is not discharged. ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता नहीं है। और अल्टरेशन कभी पार्शियल नहीं हो सकता। अगर आप छोटी सी चेंज भी कर रहे हो तो अल्टरेशन माना ही जाएगा। तो अल्टरेशन इज ऑलवेज फुल, या फिर उल्टा बोल सकता हूँ मैं, तो मैं लिखूंगा कि अल्टरेशन आइडियली हमेशा पार्शियल ही होता है, क्योंकि अल्टरेशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से खारिज कर ही नहीं सकते। तो अल्टरेशन इज ऑलवेज पार्शियल, बट रिसेशन पार्शियल भी हो सकता है या फिर फुल भी हो सकता है। तो अल्टरेशन इज ऑलवेज पार्शियल। ठीक है, दैट्स इट। इतना ही हमको लिखना है यहाँ पे। 5 मार्क्स के लिए है, पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, चांसेस है कि कभी दिख भी जाए आपको आने वाले एग्जाम्स में। इसके बाद मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 5 से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 5 का हमारा, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी के बीच में डिस्टिंग्विश करिए। सर क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस? पहले तो ये छोड़ दीजिए कि इंडियन लॉ इंग्लिश लॉ, पहले से इतना ध्यान में रखिए कि जब भी किसी आदमी को हमें कुछ करने से रोकना होता है तो हम पेनल्टी लगाते हैं। हम बोलेंगे सिग्नल तोड़ोगे तो पेनल्टी लगेगा, लेकिन सिग्नल तोड़ने के बाद किसी को ठोक दिया तो उसको ठोकने के बाद जो नुकसान हुआ ना, वो जो नुकसान वो क्लेम करेगा हम लोगों से, दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो डैमेजेस हमेशा तब क्लेम किए जाते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस जब कुछ नुकसान होता है, एक्चुअल लॉस के ऊपर होता है। लेकिन जो पेनल्टी होता है वो हमेशा ऐसे रखा जाता है ताकि कोई तोड़े नहीं कॉन्ट्रैक्ट को, ताकि कोई क्या नहीं करे, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े नहीं। तो ये दो डिफरेंस इसमें होते हैं। अब कौन सा सेक्शंस प्ले में आते हैं तो पहले बता दूं, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में फ़र्क है। इंग्लिश लॉ पेनल्टी को खारिज कर देता है, रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। वो बोलता है सिर्फ लिक्विडेटेड डैमेजेस ही होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि कैसे वो डिसाइड होंगे। लेकिन इंडियन लॉ थोड़ा सा अलग है। इंडियन लॉ में क्या है, जो नुकसान होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच में कुछ डिफरेंस किया नहीं जाता इंडियन कोर्ट्स में। जो भी नुकसान हो उसके बेसिस पे एक लॉस निकालेंगे, सॉरी, जो भी लॉस हुआ उसके बेसिस पे एक अमाउंट निकालेंगे और बोलेंगे इतना भर दो, तो उतना आपको भरना पड़ेगा। बीट पेनल्टी, बीट लिक्विड डैमेजेस, नथिंग, नो डिस्टिंग्विश बिटवीन हैज बीन डन बाय इंडियन कोर्ट। तो जितना भी लॉस होता है उसका कवर करने के लिए इंडियन कोर्ट्स बोलेंगे, इंग्लिश कोर्ट्स में थोड़ा सा अलग है। तो आपको यही 3 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, तो जो भी एक्चुअल या प्रोबेबल लॉस होता है किसी भी पार्टी को, क्योंकि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं किया, फुलफिल नहीं किया, तो उसके ऊपर जो निकाला जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। पेनल्टी क्या होता है सर, जब भी किसी पार्टी को हमको ब्रीच करने से, तोड़ने से रोकना है, उसको हम लगाएंगे पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेजेस जो होते हैं वो हमेशा कंपेंसेशन के रूप में होते हैं, मतलब किसी को लॉस हुआ तो वो अच्छा करने के लिए दिया जाता है। पेनल्टी है ना, पनिशमेंट के रूप में होता है कि तू तोड़ना मत, नहीं तो देखो पेनल्टी लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना मत, नहीं तो पेनल्टी लगेगा। इंग्लिश कोर्ट्स लिक्विडेटेड डैमेजेस को ही मानते हैं लेकिन पेनल्टी को डिसरिगार्ड कर देते हैं। इंडियन कोर्ट्स लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच में कुछ भी डिफरेंशिएट बिटवीन करते नहीं है। जितना लॉस होता है उसके हिसाब से वो निकाल के देते हैं, एक्चुअल लॉस के हिसाब से कंपेंसेशन बोलते हैं इतना पे कर दो। बस ये 3 पॉइंट हमको यहाँ पे लिखने हैं। तो मैं सबसे पहले लिखना शुरू करूँगा। सर सेक्शन नंबर कौन सा आ जाता है? सेक्शन 674 है इसमें, लेकिन हम सेक्शन 74 को कोट नहीं करने वाले। रीज़न बिंग कि मुझे नहीं लिखना है, मेरी मर्जी।
एज ए आंसर राइटर मेरी मर्जी कि मैं क्या करूँगा, अगर मुझे आता है तो मैं लिखूंगा, नहीं आता है तो मैं नहीं लिखूंगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस में लिखता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है ज़रूरी नहीं तो मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस? अमाउंट है असेस्ड, किसके ऊपर होता है? ये कुछ भी लॉस होने वाला है या हो सकता है या हुआ है उसके ऊपर। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस आर द amounts assessed on the basis of actual or probable loss by both the parties in case of breach। तोड़ा जाएगा तो नुकसान होगा, तो उसके लिए जो रहेगा वही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, पेनल्टी ऑन द अदर हैंड इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्लिक प्रोबेबल लॉस। उल्टा है किसके ऊपर होता है? कमिटिंग ऑफ ब्रीच को रोकने के लिए होता है। It is levied to prevent breach of contract। कोई तोड़े नहीं, इसके लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, दो पॉइंट मैंने बता दिए। लिक्विडेटेड डैमेजेस कंपेंसेशन के रूप में होता है, पेनल्टी पनिशमेंट के रूप में। तो हम लिखेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस are in the nature of compensation, however penalty is in the nature of punishment। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे इंग्लैंड लॉ, इंग्लिश लॉ, इंग्लैंड का कोर्स है हमारे कोर्स में, तो हम लिखेंगे इंग्लिश लॉ रिकॉग्नाइजेस लिक्विडेटेड डैमेजेस बट डिसरिगार्ड्स पेनल्टी। ठीक है, फिफ्थ वाले में लिखेंगे इंडियन कोर्ट्स, इंडियन लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी बट अवॉर्ड्स compensation to cover actual loss। ये मेन पॉइंट थे, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ मेन पॉइंट नहीं है। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज, क्वेश्चन 11 T11 का क्वेश्चन 44, क्वांटम मीरियड के ऊपर लिखना है 5 मार्क के लिए। अब तो मजबूत बड़ा आंसर आने वाला है, तो थोड़ा मन बना के चलिए कि क्या इसमें लिखना है। क्वांटम मीरियड का मतलब होता है एज मच एज इज़ अर्नड, जितना किया उतना तो मिलना चाहिए। तो जब भी कोई बंदा काम करना शुरू करता है लेकिन कंप्लीट करने से पहले रोक देता है काम, या फिर सामने वाला ऐसा कुछ करता है जिसके से ये काम कर नहीं सकता, तो जितना काम उसने किया और जिसका जितना फ़ायदा सामने वाले को हुआ है उसका वो बेनिफिट मान सकता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी के लिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, फर्स्ट फ्लोर बांधा, सेकंड फ्लोर बांधा, सेकंड फ्लोर के बाद उसने कंस्ट्रक्शन करना रोक दिया क्योंकि बी उसको करने नहीं दे रहा था, पैसे नहीं देने की धमकी दे रहा था, कुछ भी हो सकता है। तो 2 फ्लोर तो उसने कंस्ट्रक्ट करके दिए ना, 2 फ्लोर तो उसने बांध के दिए हैं, तो 2 फ्लोर के लिए हम क्या करेंगे, ए मिस्टर बी से पैसे मांग सकता है, इसी को कहते हैं क्वांटम मेरिट। लेकिन याद रखना बी इसका कभी केस नहीं फाइल कर सकता, ए ही कर सकता है। जो पार्टी इन डिफ़ॉल्ट है ना, जिसने काम रोका है, वही हमेशा केस फाइल कर सकता है क्वांटम मेरिट की। या फिर सॉरी मैंने उल्टा बोला, जो पार्टी डिफ़ॉल्ट में नहीं है, बी की वजह से ए को रोकना पड़ा काम, तो नॉट इन डिफ़ॉल्ट वाले जो लोग होते हैं ना,
नॉट इन डिफॉल्ट वाली जो पार्टी होती है वही केस दाखिल कर सकती है। यहाँ पे ए नॉट इन डिफॉल्ट है, काम किसकी वजह से रुका, बी की वजह से रुका, तो बी इसके ऊपर कभी भी केस फाइल कर सकता नहीं है। काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, 2 बार केस स्टडीज़ आ गई है, मेरे को याद है अभी भी दिसंबर 2023 में इसके ऊपर एक केस स्टडीज़ आया था, या 2023 के सीरीज़ में MTPs में, तो लोगों को लगा था क्वांटम मेरिट है क्वांटम मेरिट, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि केस मिस्टर बी ने फेल किया था उसमें, तो क्वांटम मेरिट अप्लाई नहीं हो रहा था और लोग क्वांटम मेरिट लिख के आ गए, लोगों को लगा मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिल गए सबको लॉ में। तो मैंने देख के ही बोला था क्वांटम मेरिट अप्लाई होगा नहीं यहाँ पे। तो ये लिखने के बाद, ये पूरा उसका इतिहास लिखने के बाद हमको 3 चीज़ें लिखनी। पहला, काम कर चुके हैं हम और काम करने के बाद समझा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब जैसे मैंने और ए और बी ने डिसाइड किया कि ए उसको विमल पान मसाला बेचेगा और बी ने उसको 10 लाख रुपए देने। अब ए पूरा माल डिलीवर कर चुका और महाराष्ट्र लॉ ने बोल दिया विमल बैन है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, लेकिन काम तो किया है ना पूरा, तो पैसे देने पड़ेंगे। ये पहली केस हम लिखेंगे, सेक्शन 65 का रेफरेंस देखें। सेक्शन 70 जो है नेक्स्ट सेक्शन है, वो बोलता है कि जब आपने किसी को कुछ डिलीवर कर दिया, किसी का कोई एक्ट कर दिया, किसी के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, और जब कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसने उसके मजे ले लिए, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने उस कंस्ट्रक्शन में रहना शुरू कर दिया, या इसने इसको पेपर दिए, 4-5 दिन पेपर डालता कि इसने पेपर पढ़ लिए, बेनिफिट लिया, तो इसको पैसे देने ही पड़ेंगे। भले ही इनमें कुछ अग्रीमेंट नहीं है प्रॉपर, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। क्वांटम मेरिट इसको कहते हैं, नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट, मतलब हम फोकट में तो नहीं कर रहे किसी के लिए। सेक्शन 70 एंड लास्ट आ जाता है क्वांटम मेरिट का प्रॉपर सेक्शन, प्रॉपर केस जो क्वांटम मेरिट में बैठता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब डिविजिबल है, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हर एक के लिए अलग अलग पैसा है, और जब हम परफॉर्म करते वक्त सामने वाले की वजह से या किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस की वजह से हमको काम रोकना पड़ता है, तो जो पार्टी इन अदर देन इन डिफॉल्ट है वो दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, पैसा मांग सकती है। और ये 3 केस हमको यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले मैं शुरू करता हूँ क्वांटम मेरिट के बारे में लिखना। मैं लिखता हूँ क्वांटम मेरिट मीन्स as much as is earned। हम लिखेंगे when a person performs some act for other and is not able to continue further due to fault of other, then he can claim money based on benefit enjoyed by the अदर। ये तो क्लियर है भाई, ये तो क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ याद रखना, हाउएवर द सूट कैन बी फाइल्ड ओनली बाय अ पर्सन नॉट इन डिफॉल्ट। जिन्होंने नुकसान नहीं किया है, जो काम कर रहे थे, उनके वही फाइल कर सकते हैं। अब 3 केसेस इसमें से निकल के आते हैं। फॉलोइंग केसेस में अराइज। कौन से 3 केसेस आते हैं? पहला वाला केस, मैंने क्या बोला, आपने कुछ काम करके रखा है, बाद में वॉइड हो गया, तो जितना काम हो उसका पैसा आपको लेना, आप ले सकते हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेक्शन 65 आ जाएगा। ओके, एज पर सेक्शन 65 where some work has been done and contract is subsequently declared void, then party who has executed the work can claim money from other party
बेस्ड ऑन वर्क एग्जीक्यूटेड, जितना काम किया है उतने बेसिस पे आप पैसा मांग सकते हैं। दूसरा वाला कौन सा केस था सर? दूसरे वाले केस में हम कुछ डिलीवर करते हैं, कुछ काम करते हैं, ठीक है, और नॉन ग्रेचुइटीज एक्ट करते हैं, तो सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा। हम देखेंगे व्हेन अ पर्सन डज सम एक्ट और delivers something that is a नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट, ये वर्ड लिखना। इन सच केस ही इज entitled to receive money from the other। ये सेक्शन 70 है, ओके, दिस इज सेक्शन 70। एंड लास्ट केस, द थर्ड केस जो यहाँ पे आएगा, अंडरलाइन कर लेता हूँ, नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट है, सेक्शन 70 है, यहाँ पे सेक्शन 65 है। लास्ट केस इसमें आएगा क्वांटम मेरिट। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है और आधा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आधा हो नहीं पा रहा है क्योंकि सामने वाले का फॉल्ट है, तो जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है वो सामने वाले से क्लेम कर सकती है। वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड इट पार्टली and is not able to perform further due to fault of other, then he can file suit and recover money from other party based on quantum merit। That's it, that's it for today guys, that's it। तो ये हो गए हमारे 4 questions। I hope everybody is writing with me। Please you can send your all your answers on 922 61 38 606। This is my WhatsApp number। Send it, I will check it, I will revert back। Okay, thank you so much। roughly 50 लोग रोज के भेज रहे हैं, imagine। So please you guys also take it seriously। Thank you so much everybody, thank you so much।